नमस्कार। कभी सोचा है कि किसी देश में टैलेंट की कोई कमी ना हो, लोग भी काबिल हों, फिर भी वो देश तरक्की की रेस में पीछे क्यों छूट जाता है? आज हम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के एक बहुत ही दमदार निबंध भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है की गहराइयों में उतरेंगे। और यकीन मानिए, ये सवाल आज भी उतना ही जरूरी है। तो इस पूरे निबंध के सेंटर में एक बहुत बड़ा सवाल है। भारतेंदु जी इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वो कौन सी एक चीज है जो भारत को आगे बढ़ने ही नहीं दे रही। चलिए उनके नजरिए से इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। उनके तर्क को समझने के लिए हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले देखेंगे कि ये उन्नति का सवाल उठा ही क्यों, फिर उनकी बिना इंजन की ट्रेन वाली फेमस मिसाल को समझेंगे। उसके बाद देश के सबसे बड़ी बीमारी आलस की जड़ तक पहुंचेंगे और आखिर में प्रगति की दौड़ में शामिल होने के लिए उनके जोशीले आह्वान को महसूस करेंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है बलिया के एक मेले से। भारतेंदु जी वहां लोगों की भारी भीड़ और उनका जोश देखते हैं, लेकिन उसी भीड़ में उन्हें एक गहरी चिंता भी नजर आती है। वो सोचते हैं, इतनी काबिलियत, इतनी एनर्जी, तो फिर देश आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? और यही वो चीज थी जो उन्हें परेशान कर रही थी कि भाई देश में काबिल लोगों की तो कोई कमी नहीं है, फिर भी ऐसा लगता है जैसे तरक्की के पहिए पर ब्रेक लगा हुआ है। और यही सवाल उनके पूरे विश्लेषण की बुनियाद बनता है। अब इस उलझी हुई हालत को समझाने के लिए लेखक एक ऐसी मिसाल देते हैं जो आज भी आप सुनेंगे तो कहेंगे कितनी सटीक है। ये एक ऐसा आईना है जिसमें देश की पूरी तस्वीर एकदम साफ दिख जाती है। और ये रही वो मशहूर मिसाल। भारतेंदु जी कहते हैं कि हिंदुस्तानी लोग रेल के डिब्बों की तरह हैं। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, हर तरह के शानदार डिब्बे मौजूद हैं। ये डिब्बे क्या है? ये समाज के अलग अलग तबके के लोग हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इन डिब्बों को खींचने वाला कोई इंजन ही नहीं है। मतलब साफ है, काबिलियत तो कूट कूट कर भरी है, पर कोई रास्ता दिखाने वाला, कोई लीड करने वाला नहीं है। अब इस स्लाइड पर जरा सोच का फर्क देखिए। लेखक एक तरफ दिखाते हैं कि अंग्रेज अपना खाली समय भी देश की भलाई और तरक्की पर बहस करने में लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे राज्य महाराजे और हाकिम अपना कीमती वक्त गपशप और फालतू के कामों में बर्बाद कर रहे हैं। ये सिर्फ वक्त की बर्बादी नहीं, ये मकसद का फर्क है। तो मिसालें और तुलना करने के बाद लेखक अब सीधा उस बीमारी का नाम लेते हैं जो उनकी नज़र में इस सारे ठहराव की असली जड़ है, और वो बीमारी है आलस। अपनी बात में और वजन डालने के लिए लेखक एक पुराना संस्कृत श्लोक याद दिलाते हैं, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। इसका सीधा सा मतलब है कि काम मेहनत से पूरे होते हैं, सिर्फ सोचने या सपने देखने से नहीं। तरक्की की बस इच्छा करना काफी नहीं है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। और ये आलस, ये सिर्फ कोई फिजिकल सुस्ती नहीं है। लेखक के मुताबिक ये एक दिमागी बीमारी बन चुका है जिसने पूरे समाज को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। इस आलस ने सबको निकम्मा बना दिया है, एक ऐसी हालत जहां कुछ करने का जोश ही खत्म हो गया है। लेखक इसकी एक जीती जागती तस्वीर हमारे सामने रखते हैं। वो बताते हैं कि लोगों की ज़रूरतें इतनी कम हो गई हैं कि बस पेट भर जाए और बस जिंदगी पूरी। खाली समय मिलता भी है तो देश के बारे में सोचने की बजाय गपशप या नशे में चला जाता है। एक बेहतर कल के लिए मेहनत करने की इच्छा ही नहीं बची है। अब ऐसे में तरक्की होगी तो होगी कैसे? तो समस्या और उसका कारण पहचानने के बाद अब ये निबंध अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचता है। यहाँ भारतेंदु जी सिर्फ एनालाइज नहीं कर रहे, वो देशवासियों को झिंझोड़कर जगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक जोरदार पुकार है। जरा इस तस्वीर को देखिए। लेखक एक रेस का मैदान दिखा रहे हैं जहां अमरीकी, अंग्रेज, फ्रांसीसी सब के सब पूरी रफ्तार से भागे जा रहे हैं। हर कोई आगे निकलने की होड़ में है, और इस रेस के बीच में भारत के लोग क्या कर रहे हैं? वो किनारे खड़े होकर बस जमीन खोद रहे हैं। लेखक मानो चीख कर कह रहे हैं कि अरे, ये इस दौड़ में शामिल होने का शायद आखिरी मौका है। लेखक की सारी चिंता और चेतावनी इस एक लाइन में आ जाती है, अब की चढ़ी इस समय में जो पीछे रह जाएगा फिर कहीं ठिकाना नहीं है। संदेश एकदम साफ है, अगर इस मौके पर भी हम लोग चूक गए तो इतिहास हमें भुला देगा। अब और समय बर्बाद करने की गुंजाइश नहीं है।
तो फिर रास्ता क्या है? लेखक सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताते, वो एक पूरा रोड मैप देते हैं। वो कहते हैं कि तरक्की किसी एक चीज में नहीं, बल्कि हर तरफ से होनी चाहिए। धर्म में सुधार करो, समाज की बुरी आदतें मिटाओ, घर से लेकर बाजार तक, काम से लेकर अपने कैरेक्टर तक और अपने शरीर और मन की ताकत तक, हर चीज में आगे बढ़ना होगा। ये एक टोटल ट्रांसफॉर्मेशन की पुकार है। और यही इस निबंध का निचोड़ है। भारतेंदु जी की एक ही अपील है, उन सभी बेड़ियों को तोड़ फेंको जो हमें पीछे खींच रही हैं, और सब मिलकर उन्नति की इस दौड़ में आगे भागो। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक बहुत ही कमाल का सपना देखा था, एक उन्नत भारत का सपना। पर उस सपने के रास्ते में आखिर रुकावटें क्या थीं? भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है? इस पर हमारे विश्लेषण के दूसरे हिस्से में हम सीधा इन्हीं सवालों की जड़ तक जाएंगे। पिछले विश्लेषण में हमने भारतेंदु के सपनों के भारत की एक तस्वीर देखी थी, लेकिन उस भविष्य तक पहुंचने से पहले हमें उन दीवारों को समझना होगा जो हमारे रास्ते में खड़ी थीं। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये उन्हीं समस्याओं और भारतेंदु ने उनके क्या हल सुझाए उस पर है। तो इन सारी मुश्किलों की जड़ क्या थी? भारतेंदु के लिए जवाब एकदम साफ था, और यही उनके पूरे तर्क की, कह सकते हैं कि, नींव है। उनका मानना था कि देश की जितनी भी बीमारियां हैं ना, उन सब की जड़ बस एक ही है, हमारी आपसी फूट। भारतेंदु ने सिर्फ प्रॉब्लम बताकर बात खत्म नहीं की, बल्कि उन्होंने उन भीतरी दुश्मनों की एक पूरी लिस्ट तैयार की जो उनके हिसाब से देश को अंदर से खोखला कर रहे थे। चलिए देखते हैं कि ये दुश्मन आखिर थे कौन। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? भारतेंदु ने किसी बाहरी दुश्मन पर उंगली उठाई नहीं, उन्होंने तो आईना सीधा हमारे समाज को ही दिखा दिया। उन्होंने कहा कि असली दुश्मन तो हमारे अंदर ही हैं। ये आलस्य, ये मजहबी झगड़े, बाल विवाह जैसी बुरी रीतियां, और हां, जाति के नाम पर भेदभाव। उन्हें लगा कि हम लोगों ने मानो सवाल पूछना और खुद को बेहतर बनाने की जो इच्छा होती है ना, उसे ही खो दिया है। और इसी बात को समझाने के लिए भारतेंदु ने एक बहुत ही शानदार मिसाल दी। वो लोगों की तुलना करते हैं रेल के डिब्बों से, जो अपने आप तो चल नहीं सकते। उन्हें हमेशा एक इंजन यानी कि सरकार की जरूरत पड़ती है कि कोई आए और उन्हें धक्का दे। ये लोगों की सुस्ती और पहल ना करने की आदत पर एक बहुत तीखा कमेंट था। तो ठीक है, अगर समस्या इतनी गहरी है तो इसका हल कहां से शुरू होगा? भारतेंदु के लिए पहला कदम था उन पुरानी और नुकसानदेह परंपराओं को चुनौती देना जिन्होंने समाज को जकड़ रखा था। यहां भारतेंदु के विचारों का पूरा सार दिखता है। देखिए, एक तरफ वो बोझ हैं जिन्हें समाज ढो रहा था, बाल विवाह, अंधविश्वास, जाति के बंधन, और दूसरी तरफ आगे का रास्ता, बेटियों को पढ़ाओ, लॉजिक को अपनाओ और मजहबी नफरत की जगह एक दूसरे की इज्जत करना सीखो। ये सिर्फ कुछ छोटे मोटे सुधार नहीं थे, ये एक पूरी की पूरी नई सोच को अपनाने की अपील थी। और उनके सुधारों के सेंटर में थी आपसी भाईचारे की अपील। वो साफ साफ कहते हैं कि भाई, ये आपस में लड़ने का वक्त नहीं है। उन्होंने एक बड़ी अच्छी मिसाल दी कि जब घर में आग लगी हो तो देवरानी जेठानी को अपना झगड़ा भूलकर पहले मिलकर आग बुझानी चाहिए। देश के लिए भी यही सच था। इसी बात को और साफ करने के लिए भारतेंदु ने म्लेच्छ जैसे शब्दों के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाए। वैसे तो ये शब्द बाहरी लोगों के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन भारतेंदु ने कहा कि भाई, अपने ही देश के लोगों को, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, उन्हें बाहरी समझना बंद करो। ये सामाजिक दीवारों को तोड़ने की एक सीधी और बहुत हिम्मत वाली कोशिश थी। इन सभी सुधारों का, इन सभी बातों का जो आखिरी मकसद था वो एक ही था, और वो था देश की एकता। ये भारतेंदु के संदेश का सबसे ऊंचा पॉइंट है, जहां वो सबसे एक साथ आने की अपील करते हैं। और ये शायद उनकी सबसे पावरफुल बातों में से एक है। जरा सोचिए, एक जहाज है जो डूब रहा है। अब उस जहाज पर क्या कोई ये पूछेगा कि भाई, तुम किस धर्म के हो या तुम्हारी जाति क्या है? नहीं, सबका बस एक ही मकसद होगा, किसी भी तरह जहाज को बचाना। भारतेंदु का कहना था कि हमारा देश भी बिल्कुल उसी जहाज की तरह है, और इसे बचाने के लिए हम सबको एक होना ही पड़ेगा, कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। भारतेंदु ने सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताई, उन्होंने आगे बढ़ने का एक साफ सुथरा रोड मैप भी दिया। पहला, आलस छोड़ो और अपनी जिम्मेदारी खुद लो। दूसरा, ज्ञान के पीछे भागो, दुनिया घूमो, सीखो और उस हुनर को देश वापस लाओ। तीसरा, आपसी झगड़े बंद करो। और चौथा, जो शायद सबसे जरूरी है, आत्मनिर्भर बनो। नौकरियों के भरोसे मत बैठो, अपने उद्योग शुरू करो ताकि देश का पैसा देश में ही रहे।
अब देखिए, भारतेंदु ने ये सारी बातें आज से लगभग 140 साल पहले लिखी थीं, लेकिन जब हम उनके शब्दों को आज पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि ये आज के लिए ही कही गई हैं। और यहीं से हम इस विश्लेषण के सबसे आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। आलस्य, धार्मिक झगड़े, आपसी फूट। सोचकर देखिए, इनमें से कौन से भीतरी दुश्मन आज भी हमारे समाज में मौजूद हैं। भारतेंदु का काम हमें यही याद दिलाता है कि तरक्की का सफर कभी खत्म नहीं होता। ये एक लगातार चलने वाली कोशिश है जो आज भी इसी वक्त जारी है।